जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें टॉपिक चल रहे हैं वाक्य। और वाक्य में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद कंप्लीट कर लें। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और ये भेद होते हैं 3। इनमें से 2 भेद हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब तक जो चीजें हमने कंप्लीट की, उनमें से सरल मिश्र वाक्य हो चुका है, संयुक्त वाक्य आज हमें पढ़ना है। तो तीसरा भेद है संयुक्त या जटिल वाक्य। इनको जटिल वाक्य भी कहा जाता है। इनकी जो खासियत होती है, जहां जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, परंतु दोनों क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित, दोनों क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित ना हो, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जहां 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य निम्न 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो, वो भी कहलाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। वे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, बोधक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, बताने वाला, और अव्यय कहते हैं उन अविकारी शब्दों को जो किसी लिंग में, वचन में, काल में, कारक में परिवर्तित नहीं होते, जैसे और, या, वे, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, यद्यपि, तथापि आदि। अगर हमें ये समुच्चय बोधक अव्यय कहीं किसी सेंटेंस में मिलेंगे तो वे हमारे सारे के सारे सेंटेंस किसके कहलाएंगे? संयुक्त या जटिल वाक्य के कहलाएंगे। अगर यहाँ तक चीजें लिखी गई, सारी चीज आपको क्लियर दिखाई दे रही है और मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर इन तमाम कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे उन तमाम सेंटेंसों पे जो आपके पेपर में संयुक्त वाक्य के रूप में पूछे जाते हैं। जी सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, बादल, बबलू, मनोज कुमार, मुस्कान, राजेश, अजय, बालकिशन, शक्ति, अश्वनी, प्रवीण, प्रदीप, यश, भारती, संगम, आशीष, विशाल, विपुल, प्रियंका, अश्वनी, प्रीति, यश, भारती, पूजा, अंकित, मोनू, संजय, धर्मेंद्र, अरुण, किरण, बबलू, यशपाल, मुकेश, रश्मि, रमेश, अश्वनी, यश, भारती, खुशबू, अंकित। जी सभी दोस्तों को नमस्कार। अब सब बच्चों के कमेंट एक साथ आ गए, अब नाम नहीं पढ़ पाएंगे। जी चलो, वेरी गुड, बहुत। यूपी पुलिस कांस्टेबल का राहुल 2 बैच है। एक तो है कल से ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर में, जिसमें यूपी पुलिस को ही टारगेट किया गया है, जो ऑफलाइन बैच है। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि आज के बाद इस क्लास का जो हमारा टाइम होगा वो हम चेंज कर देंगे। उसका रीजन ये है कि मुझे दूर से क्लास लेने के लिए आना पड़ता है। तो मैं अभी दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में मैं जो स्टूडियो है हमारे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी कैरेबिल की, वहाँ से मैं क्लासें ले रहा हूँ। क्योंकि जिस घर में मेरा स्टूडियो है फिलहाल मैं वहाँ पे नहीं हूँ। उसका रीजन है कि मुखर्जी नगर में हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें, तो वहाँ से यहाँ आने में दिक्कत होती है। आज बहुत ज़्यादा धुंध, जिसे आप कोहरा कहते हैं, टाइम से निकले थे लेकिन धुंध इतनी थी गाड़ी चला ही नहीं पाए। तो इस वजह से सर्दी जब तक ये कोहरा धुंध है, यानी कि जनवरी तक, इस पूरे महीने ये कोहरे धुंध रहेगी, क्योंकि मैं रिक्स नहीं लेना चाहता। और थोड़ा सा तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती है, क्योंकि खांसी जुकाम सबको ही चल रहा है सर्दी की वजह से। तो आपका टाइम हम करेंगे अब 11 बजे से।
तो ये जो क्लासें हैं आज तो अपने टाइम पे हो ही रही है, 8 से 8:15 से लेके 9:30 तक का इसका टाइम है। लेकिन आज के बाद इस बैच में जो कि हिंदी स्पेशल का बैच है वो टाइम लेंगे हम 11 से 12 बजे केवल और केवल जनवरी के बाकी बचे हुए दिनों में। फिर आपका टाइम यही रहेगा जिस टाइम आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखे हुए हो। अगर आप लोगों की सहमति है, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सर्दी को कोहरे को ध्यान में रख के कोई रिस्क ना हो, क्योंकि आज भी मैं 2-3 रास्ते में गलत चीजें देखा हूँ। एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि लोगों को जल्दी होती है, हर कोई ड्यूटी पे जाता है और पता नहीं रहता, रोड पे आके ही एक्चुअल स्थिति का पता चलता है कि आज धुंध है कि नहीं है, क्योंकि घर से ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती है। तो जो बच्चे 11 से 12 लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये ज्यादा दिन नहीं है, केवल 10 से 15 दिन ही हम इस क्लास को 11 से 12 में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो रोज रोज लेट होने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि करीब करीब रोज 5 से 10 मिनट क्लास हमारी लेट हो ही रही है, तो उसके चलते जरूरी है हम 11 बजे से ही क्लास अपनी कंटिन्यू लें। बाकी बच्चे जो लाइव नहीं ले पाएंगे, जो भी 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे केवल 10-12 क्लास है। उसके बाद में फिर हम सेम टाइम पे ही आपको यहाँ पे लाइव मिलेंगे। ये लो जी, संयुक्त या जटिल वाक्य, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन है, एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है। कंडीशन क्या है? जिस वाक्य में 2 क्रिया हो परंतु 2 क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित ना हो। जबकि मिश्र वाक्य में क्या था, उसमें भी 2 क्रिया थी लेकिन वहां दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड थी, निर्भर थी, आश्रित थी। जैसे सूरज निकलेगा तो अंधेरा भागेगा, तो अंधेरा भागना सूरज के निकलने पर डिपेंड हो गया था, ठीक। यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षाएं निष्पक्ष होगी, तो परीक्षाओं का निष्पक्ष होना ईमानदारी से होना चुनाव का ईमानदारी से होने पर डिपेंड हो गया था। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि इतनी ठंड रहे जितनी आज है तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाएंगे। जल स्रोत मतलब तालाब का पानी, कुएं का पानी, झील का पानी, तो ठंड रहेगी तभी जल स्रोत पानी बनेंगे। तो जल स्रोतों का बर्फ बनना ठंड पर निर्भर है, डिपेंड है। तो ये सारे मिश्र वाक्य थे। लेकिन जब हम 2 क्रियाओं का प्रयोग इस तरीके से करें कि दोनों क्रिया ही अपने आप में अलग हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हैं, और वो समुच्चय बोधक अव्यय हमारे होते हैं ये वाले। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं। घंटी बजी और सभी छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। तीसरा, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई थी। सूरज निकला और अंधेरा भागा। रणधीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। ये 5 सेंटेंस है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या है? इसमें तथापि का प्रयोग हुआ है, इसमें और का प्रयोग हुआ है, इसमें परंतु का प्रयोग हुआ है, इसमें और का प्रयोग हुआ है, इसमें या का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तथापि, और, परंतु, या, ये हमें क्या बताते हैं? संयुक्त वाक्य। समुच्चय बोधक अव्यय जहां भी और आ जाए, या आ जाए, वह आ जाए, अथवा आए, या फिर किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि आ जाए, वे क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य। ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक थी और ये आपकी 2 कंडीशन थी। संयुक्त वाक्य में आपको ये ध्यान रखना है, यद्यपि मैं वहां नहीं था, ये एक अलग वाक्य हुआ। पूरी घटना बता सकता हूँ, ये एक अलग वाक्य हुआ। तथापि के द्वारा दोनों को जोड़ दिया गया, इसलिए संयुक्त कहलाया। यहाँ पे मैं वहां नहीं था एक अलग घटना है, और कह रहा है कि मैं वहां था नहीं फिर भी सारी बात बता सकता हूँ। तो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं है। ऐसी घंटी बजी, सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी ये एक उपवाक्य है, और सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए, एक सरल वाक्य है। तो ये जो सरल वाक्य है इस उपवाक्य के साथ और के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसलिए का प्रयोग करें तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगी बात की चीज। कह रहा है ना, घंटी बजी इसलिए सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए,
तो कारण दे दिया कि क्यों आए, घंटी बजने के कारण, तो मिश्र वाक्य होगा। और है तो संयुक्त वाक्य होगा। 99.9% संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग होता है। अगर हम 100 संयुक्त वाक्य ले तो उसमें 99 सेंटेंसों में आपको ध्यान रखना है संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग करते हैं। ये और ही हमें बता देता है कि यहाँ दो क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं, डिपेंड नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचने की बात है, रेलगाड़ी चली गई, वहां चली गई, तो ये चली गई इस पहुंचे पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये क्रिया पहले हो चुकी है, ये क्रिया बाद में हुई है। क्लियर। सूरज निकला और अंधेरा भागा, अगर हम यहाँ इसलिए का प्रयोग करें तो डिपेंड हो जाएगा, अंधेरा भागना सूरज के निकलने पर। और के द्वारा ये एक सरल वाक्य है, सूरज निकला, ये एक दूसरा सरल वाक्य अंधेरा भागा। दो अलग अलग सरल वाक्य को और के द्वारा जोड़ दिया गया। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा, तो दो में से किसी एक को जाने की बात हो रही है। और यहाँ खुद एक शब्द अपने आप में आश्रित उपवाक्य का काम कर रहा है। जरूरी नहीं है जो आश्रित उपवाक्य होते हैं जिनको वाक्यांश कहते हैं उसमें 2 या 3 शब्द हो, जैसे यहाँ घंटी बजी, ये 2 शब्द है, ये उपवाक्य बन रहे हैं, आश्रित उपवाक्य बन रहे हैं। ऐसे ही ये भी यहाँ पे आश्रित उपवाक्य का काम कर रहा है कि इन दोनों में से कोई एक जाएगा। इसीलिए सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य के कहलाते हैं। जिसका दूसरा नाम क्या है, जटिल वाक्य है। ये क्या कहलाया, संयुक्त वाक्य कहलाया। अगर ये समझ में आ गए हैं आपको, तीनों आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, जैसे कीजिए। और इसके बाद जो हमें करना है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा भेद क्या है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उनमें से पहला भेद होता है विधि या विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य भी हम इसी को बोलेंगे। विधि या विधानवाचक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य। क्या खासियत होती है इसकी, वाक्य में विधि का, वाक्य में विधि का विधान होता है, अर्थात प्रकृति का नियम पाया जाता है, प्रकृति का नियम पाया जाता है। वाक्य में विधि अर्थात विधि का विधान प्रकृति का नियम होता है। वाक्य में अगर किसी वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है, यानी कि कार्य होगा। वाक्य में घटना कथन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। वाक्य में घटना कथन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होते हैं। विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होते हैं। तो ये आपकी 3 अलग अलग स्टेटमेंट है सकारात्मक वाक्य की। क्लियर। हाँ, जिसकी क्लास में कोई दिक्कत आती है तो एक बार बैक जाओ, ठीक है, और दोबारा से आप अपने ऐप को, जो कि कैरियर ऐप है, उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो या फिर दोबारा से अपनी क्लास को एक्टिव कर सकते हो। रीजन क्या होता है, जब धुंध कोहरा ज्यादा है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास को बीच में ब्रेक कर जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी टेक्निकल टीम के हर स्टूडियो पे एक लड़का बैठा होता है जो आप लोगों के कमेंट भी देख रहा होता है और पूरी क्लास की मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम आएगी तो टीचर खुद ही आपको बताएगा। अदरवाइज पर्टिकुलर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या आपके अपने सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासें डिस्टर्ब होती है। क्लियर। तो गोलू जी, एक बार दोबारा से आप ऐप को एक्टिवेट करो, बैक जाओ, दोबारा से क्लास लगाओ, फिर मजा आएगा आपको क्लास सुनने में। इसके एग्जाम्पल देखिए विधि या विधानवाचक वाक्य के।
एक और कंडीशन में लिख देता हूं यहाँ पे, फोर्थ, इससे चीजें और आसान हो जाएगी। वाक्य में सार्वभौमिक, वाक्य में सार्वभौमिकता व सनातन सनातन सत्य, वाक्य में सार्वभौमिकता व सनातन सत्य पाया जाता है। सनातन सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। वाक्य में सार्वभौमिकता व सनातन सत्य पाया जाता है। तो ये आपको अपने आप में ध्यान रखना है। ये क्या है आपका? सार्वभौमिकता व सनातन सत्य। ठीक है, अब हम जितने भी इसके सेंटेंस लेंगे दोस्तों, वो सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे। जैसे सूरज पूरब दिशा में, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, सूरज पूरब दिशा में निकलता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। पानी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, तो इनमें सब में कार्य का होना पाया जा रहा है। ये देखो स्टेटमेंट क्या क्या है यहाँ पे। इसको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। विधान शब्द का अर्थ होता है नियम, और वाचक का अर्थ होता है कहना। तो जो नियम को कहता है वो विधानवाचक वाक्य कहलाया। विधि कहते हैं भाग्य को। तो वाक्य में विधि का विधान अर्थात भाग्य का नियम पाया जाता है। विधि अनेक अर्थी शब्द है। विधि कानून को भी कहते हैं, विधि नियम को भी कहते हैं, विधि भाग्य को भी कहते हैं। तो विधान का मतलब यह नियम है। तो भाग्य का नियम होता है अर्थात प्रकृति का नियम पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का होना पाया जाएगा, कार्य होगा जरूर। वाक्य में घटना, कथन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होंगे। वाक्य में सार्वभौमिकता व सनातन सत्य पाया जाता है। सनातन सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है इनमें सब में। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, वो 4000 साल पहले भी निकल रहा है, अभी भी निकलेगा और आगे भी निकलेगा। ऐसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो पृथ्वी पहले भी अपनी दूरी पर घूम रही थी, अभी भी और आगे भी घूमेगी। ऐसे ही हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो आज से नहीं, हजारों साल से, आगे भी हजारों साल रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ निकलना, घूमना, स्थित होना, लड़ना, ठीक है, 3 अंग होना, मिश्रण होना, ये कार्य का होना पाया जा रहा है, वो भी कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरा आपको क्या है, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, साइंस और ज्योग्राफी इस बात से सहमत है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, साइंस और ज्योग्राफी के अनुसार ये कथन सत्य है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, ज्योग्राफी इस बात को कहती है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, तो ये इतिहास के अनुकूल कथन है। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये राजनीति शास्त्र के अनुकूल कथन है। पानी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है, साइंस के अनुकूल कथन है। तो इस वजह से सारे के सारे क्या कहलाए, हमारे सकारात्मक वाक्य कहलाए। क्या कहलाए? सकारात्मक वाक्य अर्थात विधिवाचक वाक्य। अगर आप ये चारों कंडीशन इन 6 सेंटेंस पे अप्लाई कर पाए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वो होता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 नाम है। वाक्य में क्रिया का न होना, वाक्य में क्रिया का न होना
पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। दूसरा, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया, वाक्य में निषेधात्मक शब्द, वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना। वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। शोर मत करो। धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान वर्जित है। यहाँ से प्रवेश निषेध है। अध्यापक घर पर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक तो मना शब्द का प्रयोग हुआ निषेधात्मक, मत का प्रयोग हुआ, वर्जित का प्रयोग हुआ, निषेध का प्रयोग हुआ, नहीं का प्रयोग हुआ। न खुद सोया न मुझे सोने दिया। जब से है आग लगी तब से ना आग लगी। तो ये सब क्या है? ना खुदा मिला ना विशाले सनम। ये सब नकारात्मक वाक्य हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं, जिनको हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनके प्रयोग से क्रिया का न होना पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है और वाक्य में निषेधात्मक शब्द या तो न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना आदि वर्जित निषेध हानिकारक शब्दों का प्रयोग करके हम निषेधात्मक शब्द बनाते हैं। निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग करके हम निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वहां पे वो भी मना कर रहे हैं। तो जहां किसी क्रिया को होने से मना किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। कौन से वाक्य हैं? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की क्या खासियत है? मैं ब्लैक ले लेता हूं, इसको छोड़ दो। इस पे तीसरा जो है हमारा वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत वाक्य में इच्छा, वाक्य में इच्छा, आशा, वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, शुभकामना, श्राप, श्राप आदि का भाव होता है। जैसे चलो एक एक कप चाय हो जाए। चलो एक एक कप चाय हो जाए। दूसरा, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह
काला। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ 4 सेंटेंस में 4 अलग अलग तरह के भाव प्रकट किए। चलो एक एक कप चाय हो जाए। इसमें हमने इच्छा को जाहिर किया है। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। इसमें हमने आशा को जाहिर किया है। आशा मतलब उम्मीद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें हमने आपको शुभकामना दी है। जैसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जब आपका पेपर होता है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये अपने आप में शराब का भाव प्रकट करता है। इसी वजह से इन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस सेंटेंस में इच्छा, आशा, शुभकामना, शराब का भाव होगा वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। और उस वाक्य की जो वृत्ति होगी वो इच्छार्थक वृत्ति होगी, अर्थात वो इच्छा को कहने का काम करेगा। अगर यहाँ तक चीजें सारी क्लियर है, समझ में आ गई है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, आदेश, निवेदन, अनुमति, स्वीकृति। वाक्य में अनुमति, धमकी। आज्ञा, आदेश, निवेदन, अनुमति और धमकी का भाव होता है। धमकी का भाव होता है। कैसे होगा जी? रामू एक गिलास पानी लाओ। रामू एक गिलास पानी लाओ। शाम से कहो 4-5 कप। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। कृपया यहाँ गंदगी ना फैलाएं। आप अपनी बात कह सकते हो। आप अपनी बात कह सकते हो। जा, तुम्हें देख लूंगा, अपना काम कर। तो प्यारे दोस्तों, इन 5 सेंटेंसों के अंदर हमने जो भाव दिखाया है, रामू एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है प्यारे दोस्तों? आज्ञा है। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए, ये आदेश है। आदेश हमेशा मानना ही पड़ता है। आज्ञा सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। जैसे कई बार छोटे बच्चे नहीं मानते हैं। कृपया गंदगी ना फैलाए, इसमें ना का प्रयोग निवेदन के साथ हुआ है। जब ना नहीं का प्रयोग निवेदन के साथ हो, कृपया के साथ हो, तो वो प्यारे दोस्तों निवेदन के कारण आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। आप अपनी बात कह सकते हैं, ये परमिशन दे दी, ये क्या कहलाई? आपकी अनुमति। और जा, तुम्हें देख लूंगा, अपना काम कर, ये क्या है? ये धमकी है। और धमकी भी किसमें आता है? आज्ञावाचक वाक्य में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज्ञावाचक वाक्य में केवल आज्ञा ही नहीं होती है, आज्ञा के साथ साथ में आदेश भी होते हैं, निवेदन भी होता है, अनुमति भी, और धमकी का भाव जिस सेंटेंस में होगा वे सारे के सारे सेंटेंस हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य। तो ये थे हमारे 4 आज्ञावाचक। तक 5वां जो वाक्य होता है हमारा, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की क्या खासियत है? प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, कितने, क्यों और क्यों आदि। वाक्य में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, कितने, क्यों, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य के
अंत में प्रश्नवाचक, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है हमारा? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इन दो में से कोई एक कंडीशन अप्लाई करके आप सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। तीन तरीके से यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। एक तो स्टेटमेंट वाला जो ये लिखी हुई है, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस दिया होता है उसमें से एक सेंटेंस ले लेगा और पूछेगा किस प्रकार का वाक्य है, और आपको ऑप्शन दे देगा प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस दे के अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उनमें से 4 ऑप्शन में दे देगा, या फिर वो कहेगा निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा नहीं है, या निम्नलिखित में प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। तो जब वो इस क्वेश्चन को पूछेगा कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको ऑप्शन में 4 सेंटेंस मिलेंगे, और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहाँ रहते हो, दूसरा आप खाने में क्या लोगे, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह, कितने आदमी थे रे सांबा, सांबा से क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। आप दिल्ली कब आएंगे। तो ये अपने आप में क्या है, हमारे 4 अलग अलग सेंटेंस दोस्तों, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया है, लास्ट में ये रहे, ठीक है, और इसमें कहाँ, क्या, कितने और कब का प्रयोग कर लिया। इसलिए क्या है, ये सारे के सारे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जी श्राप कैसे रहेगा सर? श्राप रहेगा तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होके तुम्हारा खून पिए, ये श्राप है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव इच्छा। पॉजिटिव इच्छा में आपका भला चाहा जाता है, भगवान आपका भला करें, ठीक है, आप 2030 में सरकारी नौकरी पा जाओ, कि आपके घर में खूब धन धान्य वैभव संपन्न परिवार आपका बना रहे, ये सब पॉजिटिव इच्छा थी। और नेगेटिव इच्छा क्या है, आपका नाश हो जाए, ठीक है, आपका कभी भला ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इच्छाएं 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव इच्छा ही श्राप का काम करती है, क्लियर। तो ये क्या कहलाया, श्राप कहलाया। एक बच्चे का डाउट था, वो बता रहे थे, ये है आपके प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद 6 नंबर, और 6 क्या है हमारा, इसे टॉपिक को पूरा करेंगे, ध्यान रखना है। 6 है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य के अंदर सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, वाक्य में शायद, वाक्य में शायद हो सकता है, हो सकता है, वाक्य में शायद हो सकता है, लगता है, वाक्य में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, वाक्य में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, कदाचित, अंदाजा आदि आदि शब्दों का प्रयोग, आदि शब्दों का प्रयोग संदेह को प्रकट करने के लिए, संदेह को प्रकट करने के लिए, संदेह को प्रकट करने के लिए किया जाता है। संदेह को प्रकट करने के लिए वाक्य में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग संदेह को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे जी, शायद कल मैं न आऊं, क्लियर, संदेह प्रकट हो गया। हो सकता है, हो सकता है कल आपकी क्लास 11 बजे से हो, संभव है फरवरी में आपकी परीक्षा न हो पाए। इसके बाद लगता है आप खूब मेहनत आप खूब मेहनत कर रहे हो,
कर रहे हो। तो ये क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है इन सेंटेंसों में प्यारे दोस्तों, यहाँ शायद का प्रयोग है, हो सकता है, संभव है, और यहाँ पे लगता है। तो यही अपने आप में यहाँ संभावना को प्रकट, संदेह को प्रकट कर रहे हैं क्रिया के होने में। तो संदेह को प्रकट करेंगे हम तभी जब सेंटेंस में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित या अंदाजा। ठीक है, मेरा अंदाजा है कि आप सब 2023 में नौकरी पा जाओ। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाए, आपके संदेहवाचक वाक्य। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद हमारा 7वां वाक्य है संकेत या मिश्र वाक्य। संकेत या संबंधवाचक वाक्य है, संकेत या संबंध वाचक वाक्य। इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट थोड़ा आज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, संकेत या संबंधवाचक वाक्य। मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण क्या है, संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य के हैं। जहां एक क्रिया के होने से, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता हो, संकेत मिलता हो, वे क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य। जहां एक क्रिया का संबंध, एक क्रिया का संबंध दूसरी, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो, तो क्या कहलाते हैं, या ये कहो कि जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, आश्रित हो, डिपेंड हो, वो भी तो क्या कहलाते हैं, संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे? सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, इसलिए अंधेरा भागा। आपको मिश्र वाक्य में कम से कम 15 एग्जाम्पल दिए थे, ये सारे के सारे संकेतवाचक हैं। यदि आप दूध पीते तो आपका शरीर मजबूत बन जाता, यदि आप व्यायाम करते तो आपकी तोंद बाहर न निकलती। ये सब संकेतवाचक वाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं। ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, संकेत या संबंधवाचक वाक्य के। बच गया लास्ट, और वो है 8वां, विषम्य बोधक। बड़ी आसान पहचान है इसकी, विषम्य बोधक या संबोधन बोधक, और ये टॉपिक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। विषम्य बोधक या संबोधन वाचक, संबोधन वाचक वाक्य। विषम्य बोधक या संबोधन वाचक वाक्य, विषम्य बोधक या संबोधन वाचक वाक्य ये क्या है, जहां विषम्य बोधक चिन्ह, जहां विषम्य बोधक चिन्ह लगा हो, और विषम्य बोधक चिन्ह ये है लगा हो, तो क्या कहलाए, विषम्य बोधक वाक्य। दूसरा, जहां मनोभाव या मनोभाव या मनोविकार, जहां मनोभाव या मनोविकार का प्रयोग हो, यानी कि इमोशंस हो, जहां, जैसे शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, विषम्य बोधक चिन्ह, ये क्या है, ये मनोभाव है। वाह, ये भी मनोभाव, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद तीसरा, हाँ कितना अद्भुत बच्चा है, कितना अद्भुत बच्चा है। या फिर अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, केवल लिखते रहते हो। फिर इसके बाद, हे बच्चों, लिखने और समझने से नौकरी मिलती है, आपके कमेंट का जवाब देने से नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें एक तो चिन्ह लगा हुआ है, जहां भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे, आंखें बंद, विषम्य बोधक वाक्य। उसी का दूसरा नाम संबोधन वाचक वाक्य भी होता है, और जिस शब्द के साथ ये मिलेंगे तो वो भी अविकारी शब्द होता है, उसको हम विषम्य बोधक शब्द कहते हैं। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। तो आपने सारे के सारे कर लिए कंप्लीट, क्योंकि आपने जो अभी पढ़ा है प्यारे दोस्तों, वो पढ़े हैं अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो करेंगे हम, वाच्य लेंगे। वो टॉपिक क्या लेंगे हम, वाच्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे।
वाक्य कंप्लीट कर लिए। वाक्य से जुड़ा हुआ टॉपिक वाच्य है और इसको लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी आपकी 11 बजे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, दोबारा से फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में।